हेलो एवरीवन। दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है, ये एक बहुत ही लंबी लीगल बैटल थी। कई डेकेड पुरानी लीगल बैटल ये चल रही थी और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल अभी के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम कर सकती है, लेकिन इसका जो फाइनल डिसीजन है वो फर्दर फ्यूचर में लिया जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर ऐसा केस हो सकता है जो ये इंडियन लीगल सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है और कितना टाइम टेकिंग हो सकता है, ये एक बिल्कुल इसका परफेक्ट एग्जांपल बेसिकली हो सकता है। तो इस पूरी वीडियो को आप आखिर तक देखें और आई कैन गारंटी यू कि इस वीडियो के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो पूरी लीगल बैटल रही, जो पूरा इसका हिस्ट्री रहा है, टाइमलाइन रहा है, वो सब कुछ मैं यहां पे डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। और आई कैन गारंटी यू कि इसके बाद आपको कहीं और से एटलीस्ट इस टॉपिक के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन की बात यहां पे करने वाले हैं, पॉलिटिकल मुद्दे की बात भी हम लोग यहां पे डेफिनेटली करेंगे। किस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो चेंज हुआ है। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट का स्टैंड कुछ और था, बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई थी 2014 में, उसके बाद इसका स्टैंड बदल गया। इसकी पूरी लीगल हिस्ट्री क्या रही है, एएमयू की क्या रही, लीगल बैटल इसमें कौन कौन सी चली हैं, और उन सब मुद्दे पे बात करेंगे। फिलहाल जो वर्डिक्ट फाइनली आया है, अभी प्रेजेंट स्टेटस एएमयू का क्या है, एएमयू के अंदर किस तरह से रिजर्वेशन दी जाती है नहीं दी जाती है, उस सारे मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा टॉपिक होने वाला है, क्लास में काफी दिमाग आपका लग सकता है। आप अपने साथ नोटबुक लेके भी बैठ सकते हो, क्योंकि नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो वो भी आप डेफिनेटली बना सकते हो, क्योंकि यहां से एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। काफी सारे फंडामेंटल राइट्स की मैं यहाँ पे रेफरेंस दूंगा। आर्टिकल 30 है, 31 है, 28 है, 26 है, 27 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है। कई सारे आर्टिकल की रेफरेंस यहाँ पे रहने वाली है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जर्नी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन एग्जाम में खासकर यूपीएससी में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो 2-4 मिनट की वीडियो में मुझे नहीं लगता इस टॉपिक को हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लंबा वीडियो रह सकता है, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली करनी है टॉपिक के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों। पहली बात यह है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं। इसका सीधा सीधा रेफरेंस हमें मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 31 है और आर्टिकल 30 जो अपने पास 2 भी है, दोनों ही आर्टिकल ऐसे हैं जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 31 क्या कहता है? आर्टिकल 30 ये कहता है कि भाई जो माइनॉरिटीज है हमारे देश में, अच्छा यहां पे माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं होता। माइनॉरिटी मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी हो सकते हैं, भाषा के आधार पे भी माइनॉरिटी सिलेक्ट हो सकती है, और रिलीजन के आधार पे भी हो सकती है, एथनिसिटी के बेसिस पे भी हो सकती है। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है हमारे देश में, वो अपनी मर्जी से अपनी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकती हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकती हैं। ये जो दो वर्ड है ना, एस्टेब्लिश करना और एडमिनिस्टर करना, ये बहुत जबरदस्त वर्ड हैं, क्योंकि इस पूरी लीगल बैटल में ना, एक्चुअली पूरी लीगल बैटल इन दो वर्ड के आसपास ही घूम रही है, एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर। एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, देखिए लीगल भाषा कितनी जबरदस्त हो सकती है। एक एक वर्ड पे कोई केस जो है 30-40 साल तक लंबा चल सकता है। तो बड़ा ध्यान रखना है आपने। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अगर खुद से, विदाउट द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, अगर कोई इंस्टीट्यूशन सेटअप करती हैं, एस्टेब्लिश करती हैं और उसको एडमिनिस्टर भी करती हैं, मतलब उसकी जो रेगुलेशन होती है वो सारा कुछ खुद करते हैं, तो आप उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कहते हो। आर्टिकल 32 जो है वो ग्रांट्स की बात करता है, मतलब सरकार ऐसे इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट दे सकती है। क्या कहता है आर्टिकल 32? mandates that the state must ensure equality of the treatment in granting aid to all educational institutions regardless of their minority institution। एक बार अगर किसी कम्युनिटी ने अपना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर दिया, उसके बाद गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है फाइनेंशियली। गवर्नमेंट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, अगर वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसको भी इक्वल ही ट्रीट किया जाता है विद रिगार्डिंग टू अदर इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को सरकार पैसा देती है। और जब ये केस पूरा चल रहा था एएमयू वाला, इसमें गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि 2018 से 2023 तक एएमयू को 5,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने ग्रांट एड दिया है। और एक्चुअली गवर्नमेंट का एक आर्गुमेंट भी था
क्योंकि इतना ज्यादा पैसा सरकार की तरफ से इस इंस्टीट्यूशन को जाता है, तो आप इसे माइनॉरिटी नहीं कह सकते। तो ये एक सरकार का वन ऑफ द आर्गुमेंट था। अब देखिए जरा, आर्टिकल 15(5) क्या कहता है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, उसके अंदर रिजर्वेशन वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, उनकी मर्जी है बेसिकली। तो उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। वहां पे एससी रिजर्वेशन और एसटी रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन नहीं होता है। हाँ, वो देना चाहे तो अपने खुद के रूल बना सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप ना दें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के अंदर, जैसे कोई मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन अपने वहां पे जितनी सीट्स होती है ना, उनका 50% रिजर्वेशन अपनी कम्युनिटी को दे सकते हैं। यानी कि मुस्लिम अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो 50% रिजर्वेशन यहां पे दे सकता है, क्योंकि ये माइनॉरिटीज ने खुद एस्टेब्लिश किया है, वो इसको खुद भी एडमिनिस्टर करते हैं। तो काफी ज्यादा कंट्रोल माइनॉरिटी कम्युनिटीज का ही यहां पे रहता है। यानी कि जो वहां पे गवर्निंग बॉडी होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखती है यूनिवर्सिटी के अंदर या इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो खुद अपना जो है सब चीजें डिसाइड करती हैं। उसका करिकुलम कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा, इस तरह की छोटी छोटी चीजें। वहां पे जो फैकल्टी को रिक्रूट किया जाता है थोड़ा बहुत, वो भी वो मतलब सारा कुछ उसको देखती हैं। उनको सैलरी कितनी मिलेगी, कितने टाइम के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है, तो ये सारी चीजें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो खुद डिसाइड करता है। उसके अंदर गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होता है। मतलब गवर्नमेंट जो सेकुलर एस्पेक्ट है वो कर सकती है। अब ऐसा तो नहीं है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अगर वो किसी फैकल्टी को हायर कर रही हैं, उसको बहुत कम सैलरी दे रही हैं, तो ये चीजें बेसिकली गवर्नमेंट कर सकती है, बट मेजर जो कंट्रोल होता है वो इंस्टीट्यूशन का खुद का होता है। अब इसको आप एएमयू के ऊपर लागू करिए। देखिए, एएमयू में एज सच कोई रिजर्वेशन अब तक नहीं था, लेकिन एएमयू के अंदर, क्योंकि तो एक बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, इसके अंदर कई सारे स्कूल्स भी आते हैं, इसके अंदर कई सारे कॉलेजेस भी आते हैं। तो जो एएमयू से अफिलिएटेड जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहां से 50% रिजर्वेशन एएमयू के अंदर स्टूडेंट्स का होता है। लेकिन एज सच इंडिपेंडेंटली जो एएमयू के अंदर एडमिशन होते हैं, वहां पे रिजर्वेशन अभी तक नहीं है। ये आपको थोड़ा सा यहां पे देखना है। इसलिए एएमयू के अंदर बहुत सारे नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो डेटा दिया था एएमयू ने, उन्होंने कहा है कि अराउंड 70% बच्चे वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और बाकी 30% दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और जब आप एमबीबीएस वगैरह की बात करते हो तो यहाँ पे 50% का रेशो लगभग रहता है। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आपको समझ में आ गया क्या होता है। आर्टिकल 30 इसकी बात करता है, 32 पार्ट इसकी बात करता है, और रिजर्वेशन के बारे में थोड़ी थोड़ी पॉलिसी आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ लेट्स गो अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। शुरुआत इसकी कहां से हुई? देखिए, जो सर सैयद अहमद खान थे ना, ये पिक्चर आपके यहाँ पे नजर आ रही है, ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव पर्सन थे, इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो ये चाहते थे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इन जनरल जो बैकवर्डनेस है, जो कंजर्वेटिवनेस है, वो नहीं रहनी चाहिए। अगर मुस्लिम्स को आगे बढ़ना है एज अ होल कम्युनिटी, तो इनको भाई वेस्टर्न एजुकेशन, साइंस, रैशनलिज्म, इसको अपनाना पड़ेगा, तभी ये प्रोग्रेसिव रह सकते हैं। सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन के बेसिस पे आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ऐसा इनका मानना था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको MAO यानी कि माओ भी कहा जाता है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने की थी, ताकि मुस्लिम जो है उसके लिए एजुकेशन ले सकें। और सीधी सी बात है, जब आपको इस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन आप सेटअप करते हो तो उसके लिए पैसा वैसा भी खूब लगता है ना। जमीन भी आपको चाहिए, लैंड भी आपको चाहिए। और अहमद खान जी का आइडिया ये था कि जैसे आपका कैम्ब्रिज वगैरह है, ये एजुकेशनल टाउन्स हैं, तो इंडिया के अंदर एक ऐसा एजुकेशनल टाउन सेटअप किया जाए जहां पे स्टूडेंट्स आए, वहां पे रहें, हॉस्टल्स में रहें, वो सब रहें, और एक बड़ा ही वर्ल्ड लेवल का एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया जाए, बट स्पेसिफिकली फॉर द मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसा उनका आइडिया था। तो बहुत सारे जो मुस्लिम राजा हुआ करते थे उस टाइम पे, उनसे भी ग्रांट लिया गया, और जो जमीन थी वो राजा जय किशन उस समय पे वहां पे राजा थे, इनसे काफी जमीन ली गई अलीगढ़ के अंदर। तो फिर फाइनली ये एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया था। बड़े प्रोग्रेसिव थे, आपको एक दो चीजें दिखाता हूं, इससे पता चल जाता है कितने प्रोग्रेसिव थे। तो अहमद खान जी का यह कहना था, अ ट्रू मुस्लिम इज वन हु मस्ट होल्ड द होली कुरान इन वन हैंड एंड साइंस इन द अदर। तो अहमद जी का यह कहना था कि अगर आप साइंस का एजुकेशन ले रहे हो ना, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने धर्म से दूर जा रहे हो। आप कुरान भी पढ़िए, अपने धार्मिक शिक्षा भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक हाथ में कुरान रखिए, दूसरे हाथ में साइंस की बुक रखिए, तभी आपका अपलिफ्टमेंट होगा। धर्म के साथ साथ साइंस भी चल सकती है।
धर्म के साथ साथ प्रोग्रेसिव मॉडर्न ओरिएंटल जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी चल सकता है, ऐसा इनका मानना था। Acquisition of the knowledge of science and technology is the only solution for the problems of the Muslims। साफ साफ इन्होंने कह दिया भाई मुस्लिम्स की प्रॉब्लम का जो एक समस्या का समाधान है ना, वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना है और साइंस की पढ़ाई करना है, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करना है, ऐसा इनका मानना था। और इसी माइंडसेट के साथ इन्होंने एएमयू की स्थापना शुरुआत में इन्होंने की थी। तो ये बेसिकली इनका आइडिया था। और अगर आप देखें जो इलाहाबाद जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो लाइब्रेरी है ना, उसके सामने जो वो स्थापना का जो वो स्टोन लगा हुआ है, बेसिकली वहां पे नेहरू जी की बड़ी खूबसूरत लाइन वहां पे लिखी गई है। और ये जो दिखाता है, जो एक रिफ्लेक्शन है कि कैसे नेहरू जी के जो आइडियाज थे साइंटिफिक टॉलरेंस के और रैशनलिज्म के, वो सर सैयद अहमद खान जी से कितने सारे मैच करते हैं। तो जो फाउंडर्स थे इस यूनिवर्सिटी के, उनके साथ किस तरह से मैच करते हैं। क्या लिखा है देखिए नेहरू जी ने, यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर द ह्यूमनिज्म, फॉर टॉलरेंस, फॉर रीजन, मतलब रैशनलिज्म की बात कर रहे हैं, फॉर द एडवेंचर ऑफ द आइडियाज एंड द सर्च फॉर द ट्रूथ, इट स्टैंड्स फॉर द ऑनवर्ड मार्च ऑफ द ह्यूमन रेस टुवर्ड्स द हायर ऑब्जेक्टिव्स। Universities are placed for the ideals and the idealism. If the university discharges their duties adequately, then it is a well with the nation and the पीपल। मतलब वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बने जहां पे आइडियाज की बात हो, आइडियलिज्म की बात हो, प्रोग्रेसिवनेस की बात हो, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एएमयू की स्थापना की गई थी। तो 1920s में दोस्तों यहां पे पहली बार एक चेंज देखा गया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 पास किया गया। तो पहले अपना जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज हुआ करता था उसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम रखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो यहां से ये नाम नजर आता है, फॉर्मल तरीके से पहली बार ये नाम आपको नजर यहां पे आता है। और 1920 जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्रिटिश के टाइम पे हुआ करती थी, उन्होंने ये कानून पास किया था। और इस कानून के अंदर यह भी कहा गया कि जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिलीजियस टीचिंग है वो ये यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को दे सकती है। और इस यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसे उस समय पे कोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी कहा जाता है, यानी कि गवर्निंग बॉडी है, जो डिसीजन होते हैं डे टू डे वो डिसीजन ये गवर्निंग बॉडी लेगी। और यह भी कहा गया कि इस गवर्निंग बॉडी के अंदर जो भी पर्सन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से ही बिलोंग करेंगे। यानी कि 1920s के में ये सीधा सीधा कह दिया गया कि भाई ये यूनिवर्सिटी फॉर मुस्लिम्स है, फॉर द अपलिफ्टमेंट, फॉर द वेलफेयर, फॉर द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स है। इसकी जो गवर्निंग बॉडी होगी वहां पे सारे के सारे मुस्लिम्स होंगे और जिसके अंदर जो टीचिंग कराई जाएंगी वो भी आप जो है रिलीजियस टीचिंग करवा सकते हो। तो ये 1920s के अंदर बेसिकली कहा गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉलेज, जो इंस्टीट्यूशन पहले कुछ मुस्लिम्स के द्वारा बनाया गया, अभी इसको लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि कानून रूप से भी इसको रिकॉग्निशन मिल गई थी। और एक्चुअली यहां पे सारा मामला बदल भी जाता है, इसको बाद में मैं बताऊंगा आर्गुमेंट किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में दिए गए थे। जब देश आजाद हुआ 1951 का समय आया तो उस 1920 वाले अलीगढ़ मुस्लिम एक्ट के अंदर चेंज किए गए। तो चेंज क्या किया गया, 1920 एक्ट के अंदर क्या कहा था, उसमें कहा गया था कि इस गवर्निंग बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हो सकते हैं। लेकिन 1921 के अंदर इस प्रोविजन को यहां से हटा दिया, मुस्लिम्स के अलावा दूसरे भी उस कोर्ट के अंदर, उस गवर्निंग बॉडी के अंदर हो सकते हैं। एक तो यह कहा गया। दूसरी बात, इसमें यह कहा गया that this amendment does away with the compulsory religious instructions for the Muslim students at the university। यानी कि मैंडेटरी नहीं है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को देना, नॉन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन भी दी जा सकती हैं और ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो उसको लेना चाहें या ना लेना चाहें। इसका मतलब ये है कि 1951 के अंदर कुछ सेकुलर पोर्शन भी इसके अंदर जोड़ दिया गया था। तो ये 1951 का एक्ट है जो 1920 से थोड़ा सा हटके अलग है। वहां पहले 1920 के अंदर क्या था, टोटल मुस्लिम कंट्रोल था, अब इसके अंदर थोड़ा सा नॉन मुस्लिम पार्ट भी जोड़ दिया गया। फ्यूचर में फिर अमेंडमेंट हुआ, 1965 के अंदर अमेंडमेंट हुआ। इसके अंदर क्या किया गया, वो जो गवर्निंग बॉडी थी जिसको कोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी शुरू में हम लोग कहते थे, उसको सिर्फ एडवाइजरी बॉडी बना दिया गया। सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी बना दिया गया, मतलब वो रेगुलेशन नहीं कर सकते, उसको वो सिर्फ एडवाइज कर सकते हैं। और उसके जो मेंबर होंगे, पहले मुस्लिम कम्युनिटीज खुद अपने मेंबर को वहां पे इलेक्ट किया करती थी, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि वहां पे विजिटर हैं वो उनको नॉमिनेट करेंगे। यानी कि इसके अंदर और थोड़ा सा नॉन माइनॉरिटी पोर्शन जोड़ दिया गया, सेकुलर पोर्शन जोड़ दिया गया। समझ रहे हो, 1920 में कंप्लीटली मुस्लिम कंट्रोल, मुस्लिम गवर्निंग बॉडी,
1951 में थोड़ा सा उसको चेंज किया गया और 1965 में सीधा सीधा कह दिया गया कि जितने मेंबर हैं ये प्रेसिडेंट साहब के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे एंड दिस कोर्ट इज ओनली एडवाइजरी बॉडी। ये चेंज यहां पे 65 में हुआ। अब जब 65 में चेंज किया गया तो मामला पहुंच गया कोर्ट में। कोर्ट में मामला पहुंचा और उस केस को हम लोग कहते हैं अजीज बादशाह केस। यह केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 65 में क्या हुआ ना, जब नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी नॉमिनेट किया जाने लगा तो मामला थोड़ा बिगड़ गया क्योंकि इसके ऊपर क्या है, थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटी का कंट्रोल थोड़ा कम होने लगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे। तो मामला पहुंचा कोर्ट में और कोर्ट के अंदर ये आर्गुमेंट दिए गए यूनिवर्सिटी की तरफ से कि साहब ये तो हमारे आर्टिकल 31 का सीधा सीधा वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 31 सीधा सीधा कहता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज को अधिकार है अपने इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने का, अब उसको एस्टेब्लिश करने का, उसको एडमिनिस्टर करने का, लेकिन ये तो पूरा हमसे छीन लिया गया, ये तो वायलेशन है हमारे फंडामेंटल राइट का। एक ये आर्गुमेंट दे दिया गया। दूसरा आर्गुमेंट बोला गया कि साहब ये तो हमारे आर्टिकल 26 का भी सीधा सीधा वायलेशन है, ये तो हमारे आर्टिकल 25 का भी वायलेशन है, 29 का भी वायलेशन है, आर्टिकल 31 का वायलेशन है जो राइट टू अक्वायर प्रॉपर्टी की बात करता है। तो कई सारे आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1967 के अंदर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ध्यान से सुना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन दलीलों का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जो 5 बेंच की जज थी जो इस अजीज बादशाह केस की सुनवाई कर रही थी, इनके मन में कुछ और ही चल रहा था। इन्होंने जब इसकी हिस्ट्री को देखा, इसके स्टैचर को देखा, जो इसका कानूनी जो एक्सेप्टेंस है उसको देखा, तो इन्होंने ये कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। मतलब वो जो आर्गुमेंट दिए गए थे यूनिवर्सिटी की तरफ से वो पूरे खारिज कर दिए गए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं अंडर आर्टिकल 30। क्योंकि आर्टिकल 30 क्या कहता है, उसी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी बोल सकते हो जो खुद से एस्टेब्लिश किया गया हो माइनॉरिटी के द्वारा और खुद से एडमिनिस्टर भी किया गया हो। लेकिन भाई ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ना तो मुस्लिम ने इसको एस्टेब्लिश किया और ना ही इसको एडमिनिस्टर करते हैं। इसको एस्टेब्लिश किया गया था एक ब्रिटिश के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल के कानून बना के, तो माइनॉरिटीज ने इसको एस्टेब्लिश नहीं किया गया, ये तो कानून ने एस्टेब्लिश किया है। और ना ही आप इसको एडमिनिस्टर कर रहे हो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की जो बॉडी है वो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं। तो आप किस आधार पे कह सकते हो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है? ना तो एस्टेब्लिश किया ना ही एडमिनिस्टर किया। तो सीधा सीधा 1967 के अंदर कह दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। अब यहां पे मामला बिगड़ गया। एक तरफ जब अजीब बाबा बादशाह जो केस था वो चाहते थे कि वो 1920 वाला स्टेटस वापस आ जाए, और कोर्ट ने क्या किया, वो स्टेटस तो छोड़ दीजिए, उसको सीधा बोला माइनॉरिटी है ही नहीं। मामला बिगड़ गया, प्रोटेस्ट हुए, सरकार की तरफ से काफी प्रेशर, सरकार के ऊपर काफी प्रेशर बना दिया गया। और 1981 के अंदर इंदिरा गांधी जो सरकार थी, इन्होंने कानून पास किया, कानून पास किया गया, अमेंडमेंट किया गया और 1981 के अंदर कह दिया गया कि जो एएमयू है वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। ये जो एएमयू है मुस्लिम्स के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, मुस्लिम इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं और ये मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया गया है। सो दिस इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। दोस्तों एक बात आपको बताता चलूं कि 1981 के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन जो 50% का है वो लागू नहीं किया गया था। पहली बार 2005 के अंदर 50% रिजर्वेशन दिया गया मुस्लिम स्टूडेंट्स को, और वो भी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में, यानी कि जो मास्टर्स डिग्री होती है मेडिकल कॉलेज में, उसको दिया गया। और जब ये रिजर्वेशन दिया गया ना 2005 में, तो जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और फिर मामला फाइनली पहुंच गया कोर्ट के अंदर। इसको कहा जाता है डॉक्टर नरेश अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का केस है। ठीक है, मामला पहुंचा कहां? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा भाई आप रिजर्वेशन तो दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि 1967 में सीधा सीधा कह दिया गया था कि आप तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो ही नहीं। अजीज बादशाह केस में आपको डिक्लेयर कर दिया गया है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं होता, आप रिजर्वेशन कैसे दे सकते हो? क्योंकि आर्टिकल 31 आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ना तो आपने मुस्लिम ने इसको एस्टेब्लिश किया है ना ही एडमिनिस्टर किया है। तो बेसिकली 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वही आर्गुमेंट दिए जो 1967 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने दिए थे इस मामले को सुनते हुए।
2006 में ही जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला आया तो मामला फिर चला गया सुप्रीम कोर्ट में। 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की कुछ बात को मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्वेशन है ना, फिलहाल के लिए इस पे स्टे लगा दिया जाए। रिजर्वेशन पे तो स्टे लगा दिया, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था सेम चीज। लेकिन क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी है कि नहीं है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का क्वेश्चन है वो लार्जर बेंच पे जाएगा। याद रखो 1967 में 5 जज की बेंच थी, तो ये लार्जर बेंच पे जाएगा। 2006 के अंदर ये डिसाइड किया गया। मामला थोड़ा और आगे पहुंचा, 2016 आ गया। 2016 से पहले जो 2005 का केस था, 2006 का केस था, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की फेवर में बात कर रही थी कि भाई ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। लेकिन फिर सरकार बदल गई, 2014 में मोदी सरकार आ गई। मोदी सरकार, क्योंकि इसके अंदर ये पार्टी थी, मोदी गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई जो प्रीवियस स्टैंड था यूनियन गवर्नमेंट का, हम उसको वापस लेते हैं, उसको विड्रॉ कर लिया। और हम भी 1967 का जो अजीज बादशाह केस था उसको ही फेवर करते हैं। मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, यह कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा क्योंकि यह यूनिवर्सिटी एक लेजिस्लेटिव कानून के द्वारा बनाई गई है 1920 में, तो यह अपने आप में प्रूफ है कि यह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, यह तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फंड लेती है सरकार से करोड़ों रुपए का, तो यह माइनॉरिटी कैसे हो सकती है? दैट वाज द आर्गुमेंट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2016 इन सुप्रीम कोर्ट। मामला फिर से आगे बढ़ा, 2019 आ गया। 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक 3 जज की बेंच जो थी उसने फैसला सुनाया और उन्होंने यह कहा कि भाई यह मामला बहुत पेचीदा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है, इसके लिए एक बड़ी बेंच 7 जज की बेंच जो है सुनवाई कर सकती है, 3 जज की बेंच की बस की बात नहीं। क्योंकि 1967 में 5 जज की बेंच थी, अब हायर बेंच बनेगी, 7 जजेस की बेंच बनेगी। तो उस समय जो रंजन गोगोई जी थे, इन्होंने ये, इनकी जो बेंच थी 3 जज की, उन्होंने ये आदेश दिया। फिर कई साल तक वो 7 जज की बेंच नहीं बनी। 2023 के अंदर फाइनली एक बेंच बनाई गई, केस को लिस्ट किया गया। सीजीआई चंद्रचूड़ जी और इनके साथ जो दूसरे जजेस थे 7 जजेस, जस्टिस एसके कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत पर्डीवाला, मनोज मिश्रा, इनके हाथ में मैटर गया। मैटर की सुनवाई हुई, दोनों पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें यहां पे दी और सबको सुनने के बाद फाइनली अभी फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया। यह जो वर्डिक्ट है ना दोस्तों, वो 4:3 में आया है। मतलब 7 जज की बेंच में 3 जज ऐसे थे जिन्होंने अलग फैसला दिया और 4 जज ऐसे थे जिन्होंने अलग बात को माना। जो मेजोरिटी केस था उसके अंदर हमारे सीजीआई चंद्रचूड़ जी भी थे। तो इस मेजोरिटी ने क्या कहा? देखिए, बेंच इसलिए बनाई जाती है कि ताकि जो मेजोरिटी का डिसीजन है वो फाइनल मान लिया जाता है। क्या कहा इस मेजोरिटी, जो 4 जजेस ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो सही नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन को हम लोग यहां पे नलीफाई करते हैं, उसको ओवरकम करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिलहाल के तौर पे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के ऊपर काम करेगी, इन्होंने यह कहा। दूसरी बात इन्होंने यह कहा that educational institutions established prior to the adoption of the constitution are equally entitled under article 31। 1920 में बनाया गया था, तब तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो इन्होंने ये कहा कि अगर भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी कोई इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं ना, उनके ऊपर भी वही रूल लागू होंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। मतलब आर्टिकल 31 यहां पे भी अप्लाई होगा। अब यहां पे जो सबसे बड़ी बात थी वो क्या है? आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 ये कहता है कि वही इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी हो सकते हैं जो माइनॉरिटी के द्वारा एडमिनिस्टर किए गए हों और माइनॉरिटी के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हों। लेकिन ये तो माइनॉरिटी के द्वारा एस्टेब्लिश नहीं है। कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 31 की जो डेफिनेशन है वो इतनी नैरो नहीं हो सकती, इसको ब्रॉड करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि एक इंस्टीट्यूशन अगर माइनॉरिटी के द्वारा एडमिनिस्टर नहीं किया गया है तो माइनॉरिटी नहीं रह सकता।
मतलब वो अगर नॉन माइनॉरिटी के द्वारा भी अगर उसको एस्टेब्लिश किया गया है तब भी वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, क्योंकि वो माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। An institution does not forfeit its minority character simply because its administration is no longer vested with the community. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना तो माइनॉरिटी के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, गवर्नमेंट से फंडिंग आती है, सेंट्रल लेजिस्लेशन बनाया गया है, और ना ही एडमिनिस्टर किया गया, क्योंकि वो तो 1920 में बना था। तो कोर्ट ने यह कहा है कि सिर्फ ये एक चीज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को वापस नहीं ले सकती है। अगर नॉन माइनॉरिटी उसका एडमिनिस्टर कर रही हैं, उसके बावजूद भी माइनॉरिटी स्टेटस रह सकता है। यह बहुत बड़ा फैक्टर है बेसिकली, और इस डिसीजन के बाद आर्टिकल 30 काफी हद तक डाइल्यूट हो जाएगा। तो यह मामला अभी दूसरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी लागू हो सकता है, और पास्ट में जो बहुत सारे वर्डिक्ट लिए गए हैं इस आधार पे, उनको भी फ्यूचर में डाइल्यूट किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा, सरकार ने बेसिकली ये कहा था कि भाई जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो एक नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी है, तो आप इसको माइनॉरिटी टैग नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा क्यों नहीं दे सकते? recognizing an institution as a one of the national important does not inherently diminish the minority character. भाई माइनॉरिटी भी इसी देश का पार्ट है ना, वो भी तो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज है। तो सिर्फ ये कह देना कि नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज है माइनॉरिटी नहीं हो सकता, ये आर्गुमेंट बिल्कुल फ्रॉड है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक डेफिनेटली नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी है, उसके बावजूद भी इसको माइनॉरिटी टैग दिया जा सकता है, ऐसा 4 जजेस ने कहा, और फिलहाल उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर किया गया। थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो आपको मैं बताऊंगा। जो माइनॉरिटी जजेस थे, 3 जो माइनॉरिटी जजेस थे, जस्टिस दत्ता, जस्टिस कांत और जस्टिस वर्मा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा देखिए, जो हिस्टोरिकली एक चीज को सेट किया गया है 1967 के अंदर अजीज बादशाह केस में, जब ये सेटअप हो चुका है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी है ही नहीं, तो आप उसको चेंज क्यों कर रहे हो? इतने सालों से जो वर्डिक्ट चला आ रहा है तो उसको चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे आप ये मत करिए, अपने पास्ट जो प्रेसिडेंस है उसको डिसरिगार्ड मत करिए। ऐसे इन्होंने कुछ कुछ चीजें यहां पे बोली हैं, और फाइनली जो 67 के अंदर जो आर्गुमेंट दिए गए थे वो भी इन्होंने यहां पे दिए हैं कि ना तो इसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है और ना ही इसको एस्टेब्लिश किया गया था। Initial support from the minority community does not automatically grant an institution minority status, particularly if the actual control vests with the government. माइनॉरिटीज ने यह कहा कि हम मानते हैं कि शुरुआत में जब इसको सेटअप किया गया था, सर सैयद अहमद खान जी थे और भी उनके साथ जो बहुत सारे लोग थे, हम मानते हैं कि शुरुआत में इसको सेटअप किया गया था तो मुस्लिम कम्युनिटी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन सिर्फ ये एक फैक्टर इस यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी नहीं बना सकता। तो ये इन्होंने आर्गुमेंट दिया। हालांकि इनके आर्गुमेंट लिस्ट किए गए हैं, बहुत डिटेल में इन्होंने अपने अपने आर्गुमेंट दिए हैं, लेकिन जो फाइनल वर्डिक्ट है वो यही है जो कि मेजोरिटी ने एक्सेप्ट किया है, और जो सीजीआई चंद्रचूड़ जी थे वो मेजोरिटी के अंदर यहां पे इंक्लूड होते हैं। अब देखिए जरा कोर्ट ने क्या कहा फाइनल वर्डिक्ट में, थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट दे दिया है। कोर्ट ने यह कहा कि जो 1967 का वर्डिक्ट है, ठीक है, जो अजीज बादशाह वाला केस था, उसको हम लोग नलीफाई करते हैं। मतलब अभी के लिए फॉर नाउ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैन एक्ट एज अ माइनॉरिटी स्टेटस, लेकिन इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, क्योंकि अब मामला कॉन्स्टिट्यूशन पे चला गया है, अभी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, अभी मामला आर्टिकल 30 की बात करता है, 32 की बात करता है, अब मामला आर्टिकल 28 पे चला गया, 29 पे चला गया। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है ना, वो ओपन रख दिया गया, और फ्यूचर में एक 3 जजेस की रेगुलर बेंच बनाई जाएगी जो इसकी सुनवाई करेगी। तो फ्यूचर में पूरे इंडिया में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ना, बेसिकली उनके लिए एक प्रेसिडेंस सेट कर दिया जाएगा, एक उनके लिए क्राइटेरिया सेट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए 1967 के वर्डिक्ट को रिवर्स कर दिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एज ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करेगा, लेकिन इसका जो फाइनल डिसीजन है वो फ्यूचर पे 3 जज की बेंच से लिया जाएगा। 2005 के अंदर जो रिजर्वेशन दिया गया था 50% का, उसके ऊपर भी फिलहाल स्टे लगा दिया गया है इस नए जजमेंट के अंदर में। अब ऐसे कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे कोई इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी डिक्लेयर किया जा सकता है? इनके फ्यूचर में जो 3 जज की बेंच बनेगी वो कौन से क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे फैसला सुनाएगी? वो कुछ क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट ने खुद सेट कर दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई इनको फॉलो करिए। किसने वो एस्टेब्लिश किया था इंस्टीट्यूशन, उसमें माइनॉरिटीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल था, मेजोरिटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल था, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जो लोग इन्वॉल्व थे उनके पीछे फिलॉसफी क्या थी, वो सब आप यहां पे देखोगे। क्या आर्टिकल 30 की डेफिनेशन में एएमयू फिट बैठता है कि नहीं बैठता है? आर्टिकल 30 क्या कहता है? एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये पॉइंट भी चेक किया जाएगा। दूसरा, एएमयू का जो करेक्टर है वो कैसा है, क्या इसका माइनॉरिटी करेक्टर है या सेकुलर करेक्टर है, वो भी देखा जाएगा। इसके लिए कई अलग अलग जो है पैरामीटर्स हो सकते हैं। और क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी की बेटरमेंट के लिए काम करता है कि नहीं करता है? क्योंकि भाई आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो तो मतलब आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ही काम करोगे, सीधी सी बात है। तो ये 4 क्राइटेरिया दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फाइनल वर्डिक्ट के द्वारा, जिनके बेसिस पे फ्यूचर की जो 3 जज की बेंच है वो डिसाइड करेगी एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है कि नहीं है। तो ये है भाई फिलहाल का स्टेटस। ठीक है, फिलहाल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन रहेगा, रिजर्वेशन लागू नहीं होगी, फ्यूचर में 3 जज की बेंच बनाई जाएगी। अब इस पूरे मामले को अगर मैं रिवाइज करना चाहूं एक छोटे से स्लाइड के द्वारा, तो कहानी 1975 से स्टार्ट हुई, जब मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को जो है बनाया गया। 1920 में फिर एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम। जब देश आजाद हुआ तो 1951 में कानून जो बनाया गया उसमें कुछ प्रोविजंस यहां से हटा दिए गए, तो इसके अंदर सिर्फ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। 1965 के अंदर क्या किया गया, वो जो गवर्निंग बॉडी थी जहां पे पहले मुस्लिम्स हुआ करते थे, अब वो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी रहेगी और वो जो उसके मेंबर होंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। ये 1965 के अंदर किया गया। 1967 के अंदर क्या हुआ भाई, मामला कहां चला गया, कोर्ट में चला गया, अजीज बाशा केस। और कोर्ट में सीधा सीधा कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच ने बोल दिया, मामला सरकार के ऊपर गया। 1981 के अंदर पार्लियामेंट के अंदर कानून बना के पास कर दिया गया कि यस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, मुस्लिम्स के लिए काम करती है, मुस्लिम्स के द्वारा बनाई गई थी और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरी है। 81 के अंदर बोल दिया गया। मामला पहुंचा 2005 के अंदर, जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को 50% का रिजर्वेशन दे दिया गया। फिर 2006 में मामला हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, तो आप रिजर्वेशन कैसे दे सकते हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अजीज बाशा केस था उसके ही रेफरेंस ले लिया, जो 1967 वाला केस था, पूरा रेफरेंस लेके बात बोल दिया। फिर मामला 2006 में ही सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, इस मामले की सुनवाई हम लोग हायर एक बेंच से करवाएंगे। 2019 में फिर क्या हुआ, जो है 3 जज की बेंच बनाई गई, रंजन गोगोई जी वहां पे थे, और उस बेंच ने क्या बोला, उस बेंच ने यही बोला कि फिलहाल आप रिजर्वेशन मत दीजिए जो 2005 के अंदर दिया गया था, लेकिन इसका जो फाइनल डिसीजन है वो एक हायर बेंच के द्वारा किया जाएगा जो 7 जज की बेंच होगी। और ये बेंच फिर 2023 में बनाई गई और 2024 में फाइनली वर्डिक्ट आ गया है। और इस वर्डिक्ट के अंदर जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फिलहाल प्रेजेंट स्टेटस यही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू एक्ट एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। रिजर्वेशन फिलहाल लागू नहीं होगा, लेकिन इसमें फ्यूचर में क्या स्टेटस होगा वो एक 3 जज की बेंच डिसाइड करेगी और ये डिसीजन लिया जाएगा कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए, और ऐसे 4 क्राइटेरिया जो है यहां पे बता दिए गए हैं। तो 1875 से कहानी शुरू होके आपकी 2024 तक जाती है। इट्स अ लॉन्ग 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 लीगल बैटल। गवर्नमेंट का स्टैंड भी यहां पे चेंज हो गया, जो इसके अंदर प्लेयर्स थे वो भी चेंज हो गए, समय बदल गया, आर्गुमेंट्स बदल गए, और कहानी 2024 में भी खत्म फिलहाल हुई नहीं है। अब 3 जज की बेंच बनेगी, हो सकता है मामला थोड़ा और आगे जाए, 3 जज के बाद हो सकता है 5 जज की बेंच बने, 7 जज की बने, 9 जजेस की बने, बिकॉज ये फंडामेंटल राइट्स का मामला है। अब ये मामला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, अब ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का मामला हो चुका है, आर्टिकल 30 की बात आ चुकी है। तो फ्यूचर में हो सकता है इसके अंदर और भी कुछ चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से समझ में आ गया होगा। काफी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कवर की हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, आर्टिकल 31 की डेफिनेशन आप यहाँ पे ले सकते हो, राइट। एएमयू की हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने जाना, लीगल बैटल जो स्टार्ट हुई थी 1920s में जब एक्ट पास हुआ और
51, 1965, 1966, 2005, 2006, 2019, 2024, पूरा एक टाइमलाइन हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। गवर्नमेंट की साइड भी यहाँ पे टाइम टू टाइम चेंज होती रही, और प्रेजेंट स्टेटस एमयू का क्या है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो इस वीडियो में मुझे डिस्कस करने थे। आई होप ठीक ठाक से हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। कुछ डाउट है अगर आपको अभी भी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। वीडियो कैसी लगी है ये लाइक करके जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक आप दे सकते हो। फ्यूचर में इस तरह के और इंटरेस्टिंग और जो करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक है वो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।